आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? तो क्रिया हम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, उठना, भागना, ये सब क्या है? किसी काम है, किसी चीज़ को कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, ये भी काम है, चलना भी काम है, उठना, भागना। तो ये सब जिससे भी किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। तो क्रिया हम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, जैसे पढ़ना, चलना, उठना, भागना इत्यादि। पढ़ना, चलना, उठना, भागना इत्यादि जो भी है, इसे काम को करने, किसी कार्य को करने या होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के किस रूप को धातु कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, देखिए पढ़ना क्रिया हुआ। अब पढ़, पढ़ मतलब धातु, इसका मूल रूप हुआ। पढ़ना क्रिया का धातु हुआ पढ़, मतलब पढ़ना का मूल रूप पढ़ हुआ। चलना के चल हुआ, लिखना के लिख हुआ, उठना के उठ हुआ, खेलना के खेल हुआ, दौड़ना का दौड़ हुआ। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु क्या है समझ गए? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और क्रिया क्या है ये भी समझ गए। अब आ जाते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है? पहला पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता होता है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता नहीं होता है। तो सकर्मक क्रिया हम यहाँ समझ रहे हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या उसकी संभावना रहे तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, जैसे वह राम के साथ खेलता है, राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, राम फल खा रहा है, राम खाता है रहता तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा, राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो खाना क्या है? क्रिया है। क्रिया का जो कर्म है वो फल हुआ, कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। तो इसमें क्या है? इसमें कर्म फल है। तो कर्म, अगर कर्म की प्रधानता जिस क्रिया में भी होगा उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या उसकी संभावना रहे तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता गीत गाती है, तो गाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। क्या गाती है? तो गीत गाती है। यहाँ पर क्या हुआ? कर्म हुआ, गीत कर्म हुआ, सीता कर्ता हुआ। तो जिस क्रिया में भी, जिस वाक्य में भी कर्म की क्रिया के साथ कर्म के भी प्रधानता रहे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, पीना, देखना, पीना, मारना, बोलना, फेंकना इत्यादि। तो सकर्मक क्रिया समझ गए। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होगी, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या उसकी संभावना भी रहे तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या कर्म की संभावना भी न रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता न हो या कर्म की संभावना भी न रहे उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, चलना, टहलना, सोना, नहाना, खांसना इत्यादि। जैसे राधा रोती है, तो राधा रोती है मतलब राधा करता है, और रोना क्रिया है, इसमें कर्म कहाँ है? तो इसमें कर्म नहीं है, तो यहाँ पर रोना हो गया अकर्मक क्रिया। मोहन हंसता है, मोहन करता हो गया, हंसना क्रिया हो गया, इसमें कर्म कहाँ है? तो इसमें कर्म नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गया। हंसना अकर्मक क्रिया हो गया। तो जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या कर्म होने की संभावना भी नहीं रहे उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया क्या है? द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिता पुत्र को व्याकरण पढ़ाते हैं, पिता पुत्र को व्याकरण पढ़ाते हैं। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पिता पुत्र को व्याकरण पढ़ाते हैं। तब पिता पुत्र को, तब पुत्र ये क्या हुआ? पहला कर्म हुआ। क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण पढ़ाते हैं। तो पहला ये कर्म हुआ, ये कर्म हुआ, दो कर्म हुआ। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिता पुत्र को व्याकरण पढ़ाते हैं। मैं बच्चों को चंद्रमा दिखलाता हूँ, तो मैं बच्चों को चंद्रमा दिखलाता हूँ। किसको दिखलाता हूँ? बच्चों को क्या दिखलाता हूँ? चंद्रमा। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखलाना और पढ़ाना क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। अब आ गए हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया क्या है, किसे कहते हैं?
तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो सहायक होती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो है क्या है, यहाँ पर हो गया है, हो गया सहायक क्रिया। अब बोलेंगे राम पढ़ता, राम पढ़ता है मतलब सहायता दे रहा है, स्पष्ट कर रहा है अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर है स्पष्ट कर रहा है, तो है हो गया सहायक क्रिया। तुम्हें आना चाहिए, अगर चाहिए को हटा दे तो तुम्हें आना मतलब क्या, कुछ पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है, अर्थ है तो नहीं अर्थ हो रहा है। तो क्रिया के जो अर्थ को स्पष्ट करे वो सहायक क्रिया होता है। आप सब यहाँ से जा रहे हैं, तो जा रहे हैं नहीं बोलेंगे तो आप सब यहाँ से, क्या यहाँ से जा, आप सब यहाँ से जा, क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्रिया के स्पष्ट करने वाले को बोलेंगे सहायक क्रिया, जो सहायता प्रदान करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तुम खा सकते हो, तुम खा सकते हो नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, सहायता होगा, अर्थ स्पष्ट होगा, अच्छा से नहीं होगा। तो क्रिया के अर्थ को जो स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ है हो गया, चाहिए हो गया, जा रहे हैं हो गया, सकते हो गया इत्यादि सहायक क्रिया होते हैं। आगे पढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी एक काम को समाप्त करने के तुरंत बाद दूसरे काम को करना आरंभ कर देता है उसे उसे तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहते हैं। देखिए, जब कर्ता किसी एक काम को जब समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरा काम करना आरंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सो गया, तो पहला क्या हुआ, खाकर, और दूसरा फिर क्रिया स्टार्ट कर दिया, सो गया, खाकर सो गया, दो क्रिया कर रहा है। तो पहले क्रिया को हम बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया, यानी खाना हो गया, खाकर हो गया, यानी पूर्वकालिक क्रिया। तुम उठकर चल पड़े, तो पहला यहाँ पर क्या हुआ, उठना, और फिर उठ के क्या हुआ, चल पड़ा, चलना, तो दूसरा क्रिया हो गया। तो जब करता किसी एक काम को समाप्त करने के बाद तुरंत बाद दूसरे कार्य को जब करना आरंभ कर देता है तो पहली क्रिया उसको पूर्वकालिक कहते हैं। तो यहाँ पर उठकर हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो कर्ता जब किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से उस काम को करवाता है। देखिए, ये आलसी है, अपने न करता है, दूसरे से करवाता है। जब कोई भी काम किसी दूसरे से कराएगा तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। काम को करवाने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे को प्रेरित करता है, अपने स्वयं नहीं करता है। तो जब कर्ता किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से उस काम को करवाने के लिए प्रेरित करता है या करवाता है उससे, तो वैसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं पेड़ कटवाता हूँ, मैं पेड़ काटता नहीं हूँ, कटवाता हूँ, यानी दूसरे से कटवाता हूँ। तो यहाँ पर कटवाना क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, क्योंकि दूसरे से किया जा रहा है। दूसरे के जो प्रेरित करके काम करवाएगा उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। उसने मिठाई बंटवाई, देखिए वो अपने से नहीं बांटा, बंटवाई, उसने मिठाई बंटवाई, मतलब अपने से कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे बंटवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। आप अनाज दिलवाते हैं, अपने से अनाज नहीं बंट रहा है, वो दूसरे के द्वारा बटा रहा है, दिलवा रहा है, तो वो हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ दिलवाना हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। तो कर्ता जब किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से उस काम को करवाने के लिए प्रेरित करता है तो वैसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? दो क्रियाओं या धातुओं के मेल से जो नई क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रियाओं या धातुओं के मेल से जो नई क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा प्लस लिया, खा लिया। देखिए, दो क्रिया या धातु मतलब समझ गए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो या दो क्रिया या दो धातु के मेल से जो नई क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा हो गया, खाना का हुआ धातु रूप खा, लेना के लिया हो गया, लिया क्रिया हो गया, तो खा लिया। तो ये जो क्रिया बना इसको बोलेंगे संयुक्त क्रिया। उठ बैठ, तो उठ बैठ। चल परा, चलना धातु हो गया, परा क्रिया हो गया, तो चल परा क्या हो गया, ये संयुक्त क्रिया हो गया। ये सब उठ बैठ संयुक्त क्रिया हो गया। खा लिया संयुक्त क्रिया हुआ। हंस प्लस लिया, हंस लिया, ये सब संयुक्त क्रिया होगा। तो अगर क्रिया या धातु के मेल से जो नई क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं नाम धातु किसे कहते हैं।
संज्ञा विशेषण से जो क्रिया बनते हैं, संज्ञा विशेषण जो क्रिया बनते हैं उसे हम नाम धातु कहते हैं। जैसे बात क्या हो गया, संज्ञा हो गया। आई संज्ञा से क्रिया क्या बना, बतियाना। हाथ क्या हो गया, संज्ञा हो गया। हाथियाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो इसको बोलेंगे नाम धातु। गर्म क्या हो गया, विशेषण हो गया। गर्मना क्या हो गया, क्रिया हो गया। चिकन के चिकना क्या हो गया, विशेषण हो गया। चिकनाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये नाम, इसे नाम धातु बोलेंगे। अपना क्या होगा, सर्वनाम हो गया। अपनाना नाम धातु क्रिया होगा। तो संज्ञा या विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं नाम बोधक। नाम बोधक क्रिया। संज्ञा या विशेषण क्रिया को मिलाने से जो नई क्रिया बनती है उसे हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा या विशेषण क्रिया को मिलाने से जो नई क्रिया बनते हैं, जैसे बात प्लस करना, बात करना। बात प्लस बात संज्ञा हो गया, करना हो गया, क्रिया हो गया। तो संज्ञा की जगह विशेषण भी हो सकता है। संज्ञा विशेषण क्रिया को मिलाने से जो नई क्रिया बनती है उसे हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे बात प्लस करना, बात करना। लात प्लस मारना, लात मारना। हाथ प्लस मारना, हाथ यहाँ पर संज्ञा हो गया और मारना हो गया क्रिया। तो हाथ प्लस मारना तो हाथ मारना, या हाथ प्लस मलना, हाथ मलना। तो ये हाथ मलना, बात करना वगैरह ये सब है नाम बोधक क्रिया। गर्म क्या हो गया, विशेषण हो गया। करना हो गया, क्रिया हो गया। तो गर्म प्लस करना, गर्म करना। राख प्लस करना, राख करना। तो संज्ञा विशेषण से अगर क्रिया का मिलने से जो नई क्रिया बनती है उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अनुकरणीय क्रिया। अनुकरणीय क्रिया। अनुकरणीय क्रिया किसे कहते हैं, किसी ध्वनि विशेष के आधार पर जो क्रिया बनती है उसे हम अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। किसी ध्वनि विशेष के आधार पर जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुकरणीय क्रिया बोलते हैं। जैसे टन प्लस टन टन मतलब टनटनाना। देखिए टन ध्वनि से जो साउंड से बना क्रिया टनटनाना बना। खट प्लस खट, खटखटाना, खटखट खटखटाना। में मतलब मेमियाना, मेमियाना क्या होगा, क्रिया हो गया। खटखटाना क्रिया होगा। हिन हिन हिनहिनाना, हिनहिनाना क्रिया हो गया, इत्यादि। तो किसी ध्वनि विशेष के आधार पर जो क्रिया बनता है, जो क्रिया का निर्माण होता है उसे अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं, क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं, देखिए समझिए क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जब कोई क्रिया किसी वाक्य में संज्ञा के समान व्यवहार में आते हैं उसे हम क्रियार्थक क्रिया नाम से जानते हैं। जब कोई क्रिया किसी वाक्य में संज्ञा की, अगर क्रिया जो होता है संज्ञा की तरह अगर प्रयुक्त होने लगे वाक्य में तो उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, देखिए दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ दौड़ना जो है संज्ञा की तरह प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दौड़ना किस रूप में यूज हो रहा है, संज्ञा की तरह, इसलिए क्रिया दौड़ना क्या हुआ, क्रियार्थक क्रिया हुआ। धूम्रपान करना हानिकारक है, तो धूम्रपान यहाँ इसमें इस वाक्य में धूम्रपान संज्ञा की तरफ प्रयोग लाया जा रहा है, इसलिए इसे हम बोले क्रियार्थक क्रिया। मरना देश के लिए बहुत अच्छी बात है, तो मरना यहाँ पर क्या हुआ, क्रियार्थक क्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका संज्ञा की तरह यूज किया जा रहा है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना संज्ञा की तरह यूज किया जा रहा है, इसलिए इसे बोले क्रियार्थक क्रिया। तो जब कोई क्रिया किसी वाक्य में संज्ञा के समान व्यवहार में आने लगे तो उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। अब क्रिया को समझ लिए, अब थोड़ा सा कारक को समझेंगे। कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया का संबंध, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो पढ़ने का संबंध किससे है, मोहन से, तो मोहन जो हुआ यहाँ पर कारक हुआ। तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम क्या बोलेंगे, कारक। जैसे मोहन पढ़ता है, पढ़ने का संबंध किससे है, मोहन से, मोहन इसमें कारक हुआ। आप आम खाते हैं, कौन आम खाता है, आप खाते हैं, क्रिया का संबंध, खाने का जो संबंध किससे है, आपसे है, तो आप यहाँ पर हो गए कारक। हिंदी में कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। देखिए हिंदी में कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और 2 उपभेद होते हैं। तो कारक के मुख्य भेद को देखते हैं और इसके चिन्ह को भी पढ़ते हैं। चिन्ह इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VBI है, इसको याद कर लेना है पूरा एकदम कंठस्थ। देखिए 6 भेद हुआ, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, 2 उपभेद है, संबंध कारक, संबोधन कारक। तो 6 हुआ भेद और 2 उपभेद है। तो यहाँ पर चिन्ह के साथ यहाँ पर दिया गया है कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को
कर्ता ने कर्म को करण से साथ द्वारा, ये सब को विभक्ति बोलते हैं। संप्रदान को के लिए देने के अर्थ में यूज करते हैं संप्रदान कारक में। अपदान से जुदाई के अर्थ में अधिकरण कारक में पय पर, यहाँ पर 6 हो गया। अब 2 उपभेद पढ़ेंगे। संबंध कारक में का की रारी रे। संबोधन कारक में क्या होता है? हे, अहो, अरे, अजी। संबोधन मतलब संबोधित करता है। तो ये सब जो साइन है इसको याद रखना है। देखिए फिर से बोल देते हैं एक बार। कर्ता ने कर्म को करण से साथ द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपदान से जुदाई के अर्थ में अधिकरण में पय पर, संबंध कारक का के की रारा रे संबंध बताता है। संबंध कारक संबोधन कारक हे, अहो, अरे, अजी। अब देखिए पहला पढ़ते हैं कर्ता कारक। तो जो किसी काम को संपादित करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जो किसी काम को संपादित करेगा, जो कार्य करेगा उसी को बोलते हैं कर्ता कारक। जैसे मोहन दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है? कौन दौड़ रहा है? मोहन दौड़ रहा है। तो क्रिया को संपादित कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन इसमें हो गया कर्ता। तो जो किसी क्रिया को संपादित करेगा या किसी कार्य को संपादित करेगा, काम को संपादित करेगा, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यह जैसे आप वहाँ गए, तो कौन गया? आप गए। तो आप गए, आप क्रिया को संपादित कर रहे हैं, तो आप क्या हुए? कर्ता कारक हुए। और भी जो 5 बचा हुआ है, 2 उपभेद बचा हुआ, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।